दोस्तों, YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज राजस्थान जीके में राजस्थान के एकीकरण पर विचार करेंगे। डीपली पूरी तरह एकीकरण को समझेंगे। देखिए, एकीकरण में पढ़ने से पहले आपको कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना है कि एकीकरण तो हम एक सारणी के माध्यम से समझ जाते हैं, लेकिन एकीकरण के कुछ महत्वपूर्ण तत्व या फिर जो बेसिक नॉलेज है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, राजस्थान का सबसे पहले आप पढ़ रहे हैं राजस्थान का एकीकरण। एकीकरण पढ़ने से पूर्व देखिए, एकीकरण कहते किसे हैं? छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर या बड़े राज्य में मिलाना, मर्ज करना क्या कहलाता है? एकीकरण कहलाता है। देखिए, राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान रखना है भारत में कुल देशी रियासतों की संख्या, भारत में कुल देशी रियासतों की संख्या 565 थी। कितनी थी दोस्तों? 565। यानी कि हमारे पूरे भारत देश में कुल देशी रियासतें कितनी थी? 565। अब भारत की कुल 565 देशी रियासतों में मुस्लिम रियासतों की संख्या कितनी थी? या मुसलमानों की कुल 2 रियासतें थी। मुसलमानों की कुल 2 रियासतें थी। एक रियासत थी दोस्तों, उसको तो कहते हैं टोंक, और एक रियासत थी दोस्तों, उसको कहते हैं पालनपुर। इनकी भारत में टोटल 565 देशी रियासतों में मुसलमानों की कुल कितनी रियासतें थी? एक टोंक थी, एक पालनपुर है। देखिए, राजस्थान में नवाबों की नगरी कहते हैं टोंक को, जबकि भारत में नवाबों की नगरी लखनऊ को कहा जाता है। लेकिन भारत में मुसलमानों की कुल कितनी रियासतें थी? 2, एक को टोंक कहते हैं, एक को पालनपुर। भारत में कुल देशी रियासतों में क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो देखिए, भारत में कुल रियासतों में जो 565 देशी रियासतें थी, उनमें क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत को दोस्तों कहा जाता है हैदराबाद। क्या कहते हैं दोस्तों? हैदराबाद। और सबसे छोटी रियासत को कहा जाता है बेलगांव, और बेलगांव रियासत आपकी एमपी में। कहां पर है दोस्तों? एमपी में। ठीक है। भारत का एकीकरण करने का श्रेय जिस व्यक्ति को दिया जाता है उसे कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, भारत का लोहा पुरुष कहा जाता है। दोस्तों, इन्होंने अपने मूल्यों के साथ में कभी समझौता नहीं किया था, इसलिए इन्हें भारत का लोहा पुरुष, भारत का लोहा पुरुष या भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत का लोहा पुरुष या भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। दोस्तों, भारत में कुल देशी रियासतों की संख्या 565 थी। 565 देशी रियासतों में कुल मुसलमानों की टोटली 2 ही रियासतें थी। एक रियासत तो हमारे राजस्थान में थी, जिसे टोंक कहते हैं, जिसे राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है, और एक पालनपुर थी। ये दोनों रियासत राजस्थान में मुसलमानों की थी। क्षेत्रफल में भारत की 565 देशी रियासतों में सबसे बड़ी रियासत जो थी उसका नाम तो हैदराबाद था, और सबसे छोटी रियासत थी जिसको बेलगांव कहते हैं, वो एमपी में थी। एकीकरण करने का श्रेय जिस व्यक्ति को दिया जाता है उसे सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लोहा पुरुष और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बनके तैयार हुई है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। वो भी किस महान पुरुष की प्रतिमा है? तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जो 182 मीटर ऊंची है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानी जाती है, जो गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, भारत के बाद सबसे पहले हम राजस्थान की बात करते हैं। देखिए, राजस्थान में कुल देशी रियासतें, राजस्थान में कुल देशी रियासतें दोस्तों 19 थी। कितनी थी? 19। राजस्थान में कुल देशी रियासतों की संख्या 19 थी, और इन देशी रियासतों को सल्यूट स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सल्यूट स्टेट कहा जाता है।
सैल्यूट स्टेट कहा जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान में कुल देशी रियासत 19 थी और राजस्थान में कुल देशी ठिकाने, राजस्थान में कुल देशी ठिकानों की संख्या, कुल देशी ठिकानों की संख्या 3 थी। कितनी थी दोस्तों? 3। राजस्थान में कुल देशी रियासतों की संख्या 3 थी और इन देशी रियासतों को कहा जाता था क्या, या देशी ठिकानों को कहा जाता था नॉन सल्यूट। क्या कहते थे दोस्तों? नॉन सल्यूट स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉन सल्यूट स्टेट कहा जाता है। राजस्थान में एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। राजस्थान में एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जिसे मेरवाड़ा अजमेर कहा जाता है। मेरवाड़ा अजमेर कहा जाता है। तो राजस्थान में कुल देशी रियासतें की संख्या कितनी थी दोस्तों? 19 थी और 19 देशी रियासतें जो थी उनको कहा जाता है सैल्यूट स्टेट। क्या कहते हैं दोस्तों? सैल्यूट स्टेट। राजस्थान में कुल देशी ठिकानों की संख्या कितनी थी? 3 थी दोस्तों। कितनी थी? 3 देशी ठिकानों को क्या कहा जाता है? नॉन सैल्यूट स्टेट कहा जाता है। राजस्थान में एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश था जिसको मेरवाड़ा अजमेर के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान की कुल 19 देशी रियासतों में, राजस्थान की 19 देशी रियासतों में 2 रियासत जाटों की थी दोस्तों। 2 रियासतें जाटों की थी। एक रियासत को कहा जाता है दोस्तों भरतपुर और एक रियासत को दोस्तों कहा जाता है धौलपुर। राजस्थान की 19 रियासतों में 2 रियासत जाटों की थी जिन्हें एक को भरतपुर कहा जाता है और एक को धौलपुर। 19 देशी रियासतों में राजस्थान में एक रियासत मुसलमानों की थी दोस्तों। एक रियासत मुसलमानों की थी। एक रियासत मुसलमानों की थी, इसे टोंक कहा जाता है दोस्तों। क्या कहते हैं? टोंक। और टोंक का संस्थापक अमीर खां पिंडारी को कहते हैं। किसको कहते हैं? अमीर खां पिंडारी को। कहा जाता है दोस्तों पूरे भारत में ईद के दिन बकरे की बलि दी जाती थी, लेकिन हमारी राजस्थान में एक रियासत थी जिसे टोंक कहते हैं, वहां पर ऊंट की बलि दी जाती थी। किसकी दी जाती थी? ऊंट की। एक बार वापस देखिए, राजस्थान में कुल देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? 19 थी। देशी रियासतों को और क्या भी कहा जाता है? सैल्यूट स्टेट भी कहा जाता है। राजस्थान में कुल देशी ठिकानों की संख्या कितनी थी? 3 थी दोस्तों। और देशी ठिकानों को नॉन सैल्यूट स्टेट भी कहा जाता है। कहने का अर्थ, रियासत में तो शासकों को सैल्यूट किया जाता था, लेकिन देशी ठिकानों में शासकों को सैल्यूट नहीं किया जाता था, इसलिए इसे नॉन सैल्यूट स्टेट कहा जाता है। राजस्थान में एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, यानी कि एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश जिसे कहते हैं, उसका नाम था दोस्तों मेरवाड़ा अजमेर। राजस्थान की 19 देशी रियासतों में 2 रियासतें हमारे जाटों की थी। एक को भरतपुर के नाम से जाना जाता है, एक को धौलपुर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की 19 रियासतों में एक रियासत दोस्तों मुसलमानों की थी जिसे टोंक कहते हैं। टोंक का संस्थापक अमीर खां पिंडारी था। कौन था दोस्तों? अमीर खां पिंडारी। वापस आगे ध्यान दो दोस्तों, राजस्थान की 19 देशी रियासतों में सबसे पहले हम एकीकरण विभाग की स्थापना करेंगे और उसके अध्यक्ष और सचिव की बात पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले ध्यान देना है एकीकरण विभाग की स्थापना। एकीकरण विभाग की स्थापना दोस्तों, एकीकरण विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 5 जुलाई 1947 को। एकीकरण विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो दोस्तों, एकीकरण विभाग का अध्यक्ष जिसे बनाया गया था उस व्यक्ति का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल।
एकीकरण विभाग का सचिव किसे बनाया गया? तो एकीकरण विभाग का दोस्तों सचिव जिसे बनाया गया उन्हें कहते हैं वीपी मेनन। क्या कहते हैं? वीपी मेनन। ठीक है, यहाँ तक एक बार आपको ये याद रखना है। एकीकरण विभाग की स्थापना किसने कब हुई थी? 5 जुलाई 1947 को हुई थी। एकीकरण विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। और एकीकरण विभाग का सचिव किसे बनाया गया? वीपी मेनन को बनाया गया। एक बार पुनः दोस्तों पूरे पर चर्चा करते हैं। भारत में कुल देशी रियासतों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 565। 565 देशी रियासतों में पूरे भारत में मुसलमानों की कितनी रियासतें थी? 2 थी दोस्तों। एक को टोंक कहते हैं, एक को पालनपुर कहा जाता है। भारत की 565 देशी रियासतों में एरिया, भूखंड या क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी ये रियासत कौन सी थी? उसे दोस्तों हैदराबाद कहते हैं। और सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? उसे बेलगांव कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत का लोहा पुरुष और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है और जिनकी सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले में 182 मीटर बनाई गई है, जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। राजस्थान में कुल देशी रियासत कितनी थी? 19 थी। और 19 देशी रियासतों को क्या कहा जाता था? सैल्यूट स्टेट कहा जाता था। राजस्थान में कुल देशी ठिकानों की संख्या कितनी थी? 3। तीनों देशी ठिकानों को नॉन सैल्यूट स्टेट कहा जाता है, क्योंकि ठिकानों के शासकों को सैल्यूट नहीं किया जाता। राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश या चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था, जिसका नाम था मेरवाड़ा अजमेर। 19 देशी रियासतों में से 2 रियासत राजस्थान की जाटों की थी दोस्तों। एक का नाम भरतपुर, एक का नाम धौलपुर। एक रियासत मुसलमानों की थी, जिसे राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है, उसे दोस्तों टोंक कहते हैं। एकीकरण विभाग की स्थापना कब हुई दोस्तों? 5 जुलाई 1947 को। एकीकरण विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। एकीकरण विभाग का सचिव किसे बनाया गया? वीपी मेनन को बनाया गया। आगे दोस्तों देखते हैं इसे। दोस्तों राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? तो राजस्थान का एकीकरण कुल मिलाकर 7 चरणों में हुआ दोस्तों। कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में। इनको चाहे आप 7 चरण बोल दो, चाहे राजस्थान की 7 सोपान बोल दो। राजस्थान के एकीकरण में कुल समय कितना लगा? राजस्थान के एकीकरण में कुल समय जो लगा दोस्तों वो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का दोस्तों समय लगा। राजस्थान का एकीकरण कब प्रारंभ हुआ? तो राजस्थान का एकीकरण दोस्तों 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ था और कब पूर्ण हुआ? 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हो गया दोस्तों। 1 नवंबर यानी कि हमारे राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ तो 18 मार्च 1948 से किया गया था, लेकिन कंप्लीट या पूर्ण कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। तो 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई? राजस्थान राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। राजस्थान स्थापना दिवस कब बनाया जाता है? जिस दिन हमारे राजस्थान की स्थापना हुई थी उसी दिन हमारे राजस्थान का स्थापना दिवस भी बनाया जाएगा। यानी कि अब 1 नवंबर 1956 तो चला गया, भविष्य में कभी लौट कर आएगा नहीं, इसलिए प्रति वर्ष हम राजस्थान की स्थापना दिवस कब बनाएंगे? तो प्रति वर्ष राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। 1 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। जैसे राजस्थान दिवस कब बनाया जाता है दोस्तों? 30 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन राजस्थान स्थापना दिवस कब बनाया जाता है? प्रति वर्ष 1 नवंबर को बनाया जाता है। प्रथम कब बनाया गया था? 1 नवंबर 1956 को बनाया गया था। आगे दोस्तों राजस्थान के एकीकरण
कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में। अब देखिए राजस्थान में टोटल देशी रियासत आपके सामने 19 थी। कितनी थी दोस्तों? 19। अब इन 19 रियासतों में कई बार एग्जाम क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रफल में बड़ी रियासत कौन सी थी, क्षेत्रफल में छोटी रियासत कौन सी है, जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी कौन सी थी, जनतांत्रिक शासन व्यवस्था को सबसे पहले किसने लागू किया, शिकार एक्ट किसने लगाया, डाक टिकट किसने जारी किए, शिक्षा पर प्रतिबंध किसने लगाया, उस सब पर दोस्तों अभी चर्चा करते हैं। एक बार इसको पुनः देखिए। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ दोस्तों? 7 चरणों में। एकीकरण में कुल समय कितना लगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का एकीकरण में टोटल समय लगा। एकीकरण कब प्रारंभ किया गया? 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ। एकीकरण कब पूर्ण हो गया? 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हो गया। अब राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1956 को। अब जिस दिन स्थापना होगी उस दिन हम राजस्थान का स्थापना दिवस मनाएंगे। अतः प्रति वर्ष राजस्थान स्थापना दिवस कब बनाया जाता है? 1 नवंबर को बनाया जाता है। लेकिन प्रथम कब बनाया गया था? 1 नवंबर 1956 को बनाया गया था। आगे दोस्तों रियासतों में कुछ चरणों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों नवीन और प्राचीन पर चर्चा करते हैं। राजस्थान की टोटल देशी रियासतें 19 थी जिन्हें सैल्यूट स्टेट कहा जाता है। उनमें कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत किसे कहा जाता है। तो दोस्तों राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत जिसे कहा जाता है उसे मेवाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़। और यहीं पर राजस्थान का सबसे प्राचीन राजवंश भी है जिसको गुहिल राजवंश कहा जाता है। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ है और राजस्थान की सबसे नवीन रियासत है जिसका नाम झालावाड़ है। क्या नाम है? झालावाड़। देखिए राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ थी और उस समय मेवाड़ की राजधानी नागदा थी दोस्तों। क्या थी? नागदा। राजस्थान में सहस्त्रबढ़ाऊ या सासबहू का मंदिर कहाँ स्थित है? नागदा में। ठीक है। दूसरा, राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? झालावाड़। और झालावाड़ की दोस्तों उस समय राजधानी थी जिसे पाटन कहते हैं। क्या कहते हैं? पाटन। ये तो हो गया आपका नवीन और प्राचीन। इसके बाद में नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि राजस्थान की 19 रियासतों में एरिया भूखंड के मामले में या क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी रियासत कौन सी है और छोटी रियासत कौन सी है। तो देखिए क्षेत्रफल यानी कि जिसके पास सर्वाधिक एरिया है, भूखंड है, वो क्षेत्रफल में बड़ी होगी, जिसके पास कम है वो छोटी होगी। अतः राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत दोस्तों जो थी उसका नाम था मारवाड़। दोस्तों क्या नाम था? मारवाड़। मारवाड़ जिसे वर्तमान में जोधपुर कहा जाता है, या हम कह सकते हैं कि जोधपुर के आसपास के क्षेत्र को पहले क्या कहा जाता था? मारवाड़ कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी दोस्तों? उसको शाहपुरा कहते हैं। क्या कहते हैं? शाहपुरा। क्षेत्रफल के बाद में नेक्स्ट है दोस्तों जनसंख्या। जनसंख्या यानी कि जिस रियासत के पास में जनसंख्या सर्वाधिक थी, जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था, वो जनसंख्या सबसे बड़ी हो जाएगी और जिसके पास कम है वो सबसे छोटी हो जाएगी। तो देखिए राजस्थान की 19 रियासतों में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी उसे दोस्तों आमेर कहते हैं। क्या कहते हैं? आमेर। क्योंकि जयपुर की स्थापना से पूर्व राजस्थान की जो रियासत थी उस रियासत का नाम आमेर ही था। आमेर को एक बार मुअज्जम ने जीत लिया था तो इसका नाम उसने मोमिनाबाद भी कर दिया दोस्तों। क्या कर दिया? मोमिनाबाद। इसको अंबातीपुर भी कहते हैं। आमेर कोर्ट भी हमारे यहीं पर स्थित है। जयपुर की स्थापना 1727 ईस्वी में सवाई जय सिंह ने की थी, जिसे सबसे पहले जयनगर के रूप में बसाया था। उसकी नींव जिसने रखी थी उसे जगन्नाथ पंडित कहते हैं और जयपुर का वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य को कहा जाता है। तो जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत आमेर थी। वर्तमान में हम जयपुर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जयपुर। और सबसे छोटी रियासत दोस्तों शाहपुरा थी। कौन सी थी? शाहपुरा। अब आपने देखा दोस्तों यहाँ क्षेत्रफल है और यहाँ जनसंख्या है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से पिछड़ी रियासत कौन सी थी, तो यहाँ देखिए क्षेत्रफल में भी शाहपुरा छोटी है और जनसंख्या में भी शाहपुरा छोटी है। अतः क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी या पिछड़ी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा थी। उसके बाद में दोस्तों एक शब्द है जिसको कहते हैं जनतांत्रिक। जनतांत्रिक शासन व्यवस्था।
जनतांत्रिक शासन व्यवस्था या इसे उत्तरदायी शासन व्यवस्था कहते हैं, उत्तरदायी शासन व्यवस्था। देखिए दोस्तों, राजस्थान में जनतांत्रिक शासन व्यवस्था या उत्तरदायी शासन व्यवस्था को सबसे पहले लागू करने वाली कौन सी रियासत थी? तो सबसे पहले जिस रियासत ने लागू किया था उस रियासत का नाम दोस्तों शाहपुरा था। क्या नाम था? शाहपुरा। अतः राजस्थान में जनतांत्रिक शासन व्यवस्था या पूर्ण उत्तरदायी शासन व्यवस्था को सबसे पहले किस रियासत ने लागू किया? उस रियासत का नाम हो गया शाहपुरा। और जनतांत्रिक शासन व्यवस्था को या उत्तरदायी शासन व्यवस्था को जिस रियासत ने लागू नहीं किया उस रियासत का नाम दोस्तों जैसलमेर है। क्या नाम है? जैसलमेर। अतः इस जनतांत्रिक शासन व्यवस्था को या उत्तरदायी शासन व्यवस्था को जिसने लागू नहीं किया वो राजस्थान की क्षेत्र सबसे पिछड़ी रियासत हो जाएगी, जिसका नाम क्या है? जैसलमेर। अतः हम कह सकते हैं कि राज्य की सबसे पिछड़ी रियासत, राज्य की सबसे पिछड़ी रियासत और राज्य की सबसे पिछड़ी रियासत कहते हैं जैसलमेर को, जिसने 1942 में, कब? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। वापस एक बार दोस्तों रिवीज कीजिए। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? मेवाड़। राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? झालावाड़। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़। क्षेत्रफल में सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा। जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? आमेर या जयपुर। और जनसंख्या में सबसे छोटी रियासत शाहपुरा। जनतांत्रिक शासन व्यवस्था या उत्तरदायी शासन व्यवस्था को लागू करने वाली रियासत शाहपुरा और ना लागू करने वाली रियासत जैसलमेर। अतः राजस्थान की सबसे पिछड़ी रियासत कौन सी थी? जैसलमेर थी दोस्तों। कौन सी थी? जैसलमेर। इसके बाद में दोस्तों एक पत्र होता है जिसको कहते हैं विलय पत्र। विलय पत्र। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी? तो दोस्तों विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी? तो उस रियासत का नाम था दोस्तों धौलपुर। क्या नाम था? धौलपुर। और शासक का नाम था उदय भान सिंह। विलय पत्र पे सबसे बाद में हस्ताक्षर करने वाली रियासत कौन सी थी? तो रियासत का नाम था बीकानेर और शासक का नाम था शार्दुल सिंह। क्या नाम था? शार्दुल सिंह। इसके बाद है दोस्तों पोत राशि। पोत राशि एकीकरण विभाग को सर्वाधिक पोत राशि देने वाली रियासत का क्या नाम है? तो देखिए दोस्तों, एकीकरण विभाग को सर्वाधिक पोत राशि 4,87,00,000 जिस रियासत ने प्रदान किया था उस रियासत का नाम दोस्तों बीकानेर था। क्या नाम था? बीकानेर। एकीकरण विभाग को सर्वाधिक पोत राशि जमा कराने वाली रियासत कौन सी थी दोस्तों? उस रियासत को बीकानेर कहते हैं, जिसने 4,87,00,000 रुपए एकीकरण विभाग को दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट विलय पत्र के बाद में सबसे पहले है शिकार एक्ट। शिकार एक्ट राजस्थान की टोटल 19 रियासतों में से, कितनी रियासतों में से? 19 रियासतों में से सबसे पहले शिकार एक्ट किस रियासत ने लागू किया था? उस रियासत का नाम था टोंक। क्या नाम था? टोंक। नेक्स्ट, राजस्थान में शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली रियासत कौन सी थी दोस्तों? तो उस रियासत का नाम था डूंगरपुर। क्या नाम था? डूंगरपुर। नेक्स्ट, शिकार एक्ट टोंक ने, शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया था डूंगरपुर ने। सबसे पहले वन अधिनियम लागू करने वाली रियासत दोस्तों अलवर थी। कौन सी थी? अलवर। नेक्स्ट, सर्वप्रथम डाक टिकट
पोस्ट कार्ड, सबसे सर्वप्रथम डाक टिकट और पोस्ट कार्ड जारी करने वाली रियासत, दोस्तों आमेर थी। कौन सी थी? आमेर। और सर्वप्रथम वन योजना नियम या वन योजना नियम लागू करने वाली जो रियासत थी दोस्तों, उसको कहते हैं जोधपुर। क्या कहते हैं दोस्तों? जोधपुर, या वन योजना शिकार के तहत। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम राजस्थान में शिकार एक्ट किस रियासत ने लागू किया? उस रियासत का नाम है दोस्तों टोंक। सर्वप्रथम शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली राजस्थान की कौन सी रियासत थी? दोस्तों नाम था डूंगरपुर। क्या नाम था? डूंगरपुर। वन अधिनियम लागू करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी? अलवर थी दोस्तों। कौन सी थी? अलवर। सर्वप्रथम डाक टिकट या पोस्ट कार्ड जारी करने वाली राजस्थान की कौन सी रियासत थी? दोस्तों आमेर थी। कौन सी थी? आमेर। और सर्वप्रथम वन योजना या वन योजना नियम बनाने वाली राजस्थान की कौन सी रियासत थी? उस रियासत का नाम जोधपुर था दोस्तों। क्या नाम था? जोधपुर। इसके बाद में नेक्स्ट नवीन प्राचीन रियासत को आपने लिख लिया। इसके बाद है दोस्तों अंग्रेजों से संधि करने वाली रियासत है दोस्तों। 19 रियासतों में सर्वप्रथम अंग्रेजों से संधि करने वाली जो रियासत थी, या सर्वप्रथम अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजस्थान की जो रियासत थी, उस रियासत का नाम करौली था दोस्तों। क्या नाम था? करौली। और करौली ने 1817 में सर्वप्रथम अंग्रेजों से सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। या सर्वप्रथम सहायक संधि राजस्थान की किस रियासत ने की थी? उस रियासत को दोस्तों करौली कहते हैं। क्या कहते हैं? करौली। नेक्स्ट, दूसरी कौन सी रियासत थी जिसने सर्वप्रथम अंग्रेजों से सहायक संधि की थी? उस रियासत का नाम दोस्तों कोटा था। क्या नाम था? कोटा। कोटा ने नवंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ में संधि की थी, वो भी विशाल संधि की थी। कैसी की थी? विशाल। अंग्रेजों से सबसे अंत में संधि करने वाली राजस्थान की कौन सी रियासत थी? उस रियासत को सिरोही कहते हैं, जिसने 1823 में अंग्रेजों के साथ में संधि की थी। अतः अंग्रेजों से सहायक संधि करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी? करौली थी। और द्वितीय रियासत जो सहायक संधि की थी लेकिन बड़ी संधि जिसने की थी, उसका नाम क्या था? कोटा। और अंग्रेजों से सबसे अंत में संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? सिरोही थी। कौन सी थी? सिरोही। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ये तो हमारी रियासतों की बात हुई। इसके बाद हमने पढ़े थे राजस्थान के ठिकाने। क्या पढ़े थे? ठिकाने। तो एक बार ठिकानों का थोड़ा सा ठिकाने, हमने आपको बताया कि ठिकाने को कहा जाता है नॉन सल्यूट स्टेट। क्या कहते हैं? नॉन सल्यूट स्टेट। नॉन सल्यूट स्टेट बोले तो वो ठिकाने जहां की जनता के द्वारा शासक को क्या नहीं दिया जाता हो? सल्यूट नहीं दिया जाता हो, उसे कहते हैं नॉन सल्यूट स्टेट। राजस्थान में कुल देसी ठिकानों की संख्या कितनी थी? राजस्थान में कुल देसी ठिकानों की जो संख्या थी, देसी ठिकानों की संख्या 3 थी दोस्तों। कितनी थी? 3। अब 3 देसी ठिकाने कौन कौन से थे? तो देखिए सबसे पहले एक ठिकाना था जिसका नाम नीमराणा था दोस्तों। क्या नाम था? नीमराणा। हमें पता है कि ठिकाना तो नीमराणा है, लेकिन नीमराणा किस रियासत में आता है दोस्तों? उस रियासत का नाम अलवर है। क्या नाम है? अलवर। और जिस समय नीमराणा ठिकाना अलवर का था, तो नीमराणा का जो शासक था, ठिकानेदार था, उसका नाम था राव राजेंद्र सिंह। क्या नाम था? राव राजेंद्र सिंह। जब आप एकीकरण का चार्ट बनाएंगे तो हम पढ़ेंगे उसमें कि जब ठिकाना शामिल होता है तो ऑटोमेटिक, या रियासत शामिल होती है तो उसमें ऑटोमेटिक ठिकाना भी शामिल हो जाता है। दूसरा ठिकाना दोस्तों जिसका नाम है कुशलगढ़। क्या नाम है? कुशलगढ़। दोस्तों कुशलगढ़ ठिकाना राजस्थान की किस रियासत में आता है? उस रियासत का नाम है बांसवाड़ा। क्या नाम है? बांसवाड़ा। राजस्थान का दूसरा ठिकाना कुशलगढ़ है, और कुशलगढ़ किस रियासत में आता है? बांसवाड़ा में। और उस समय कुशलगढ़ का जो शासक था जिसका नाम था राव हरेंद्र सिंह। राव हरेंद्र सिंह।
नेक्स्ट तीसरा और राजस्थान का तीन ही ठिकाने थे, तीसरा अंतिम ठिकाना था जिसका नाम लावा था दोस्तों। क्या नाम था? लावा। अब लावा ठिकाना पहले तो कहाँ आता था? जयपुर रियासत में आता था, लेकिन वर्तमान में कहाँ आता है? टोंक में आता है। कहाँ आता है? टोंक में। और उस समय वहां का जो शासक था जिसका नाम था राव वंश प्रदीप सिंह। क्या नाम था? वंश प्रदीप सिंह। राजस्थान में कुल नॉन सेल्फ स्टेट कितने थे दोस्तों? 3। राजस्थान में कुल देशी ठिकानों की संख्या कितनी थी? 3। नीमराना, कुशलगढ़, लावा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर कई बार आ जाता है एग्जामों में कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा ठिकाना कौन सा था? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो ठिकाना था उसका नाम तो कुशलगढ़ था। क्या नाम था? कुशलगढ़। और सबसे छोटा जो ठिकाना था उसे लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ठिकाना कुशलगढ़ और सबसे छोटा ठिकाना कौन सा था? लावा। उसके बाद दोस्तों हमारा एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र है। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र या इससे हम कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश। पूरे ही भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 4 थी। कितनी थी? 4। आप उन्हें ABCD करके याद रखेंगे तो सुटेबल रहेगा। ए से अजमेर मेरवाड़ा, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से दिल्ली। तो हमारे राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो हमारे राजस्थान में जो केंद्र शासित प्रदेश था उसका नाम था मेरवाड़ा अजमेर। क्या नाम था? मेरवाड़ा अजमेर। मेरवाड़ा अजमेर। दोस्तों मेरवाड़ा अजमेर या केंद्र शासित प्रदेश की एक अलग से विधानसभा भी थी। क्या थी? अलग से विधानसभा। और उस विधानसभा को कहा जाता है धार सभा। क्या कहते हैं? धार सभा। इस धार सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? इस धार सभा में कुल सदस्यों की संख्या दोस्तों 30 थी। कितनी थी? 30 सदस्य थे इसमें। नेक्स्ट राजस्थान में राजपुताना एजेंसी की स्थापना कहां पर हुई? तो राजपुताना एजेंसी, चाहे आप राजपुताना एजेंसी कह दो या फिर राजस्थान में AGG का मुख्यालय कहां पर था? मुख्यालय कहां पर था? तो देखिए राजपुताना एजेंसी या AGG का मुख्यालय राजस्थान के मेरवाड़ा अजमेर में था। कहां पे था? मेरवाड़ा अजमेर। मेरवाड़ा अजमेर। AGG के मुख्यालय की स्थापना कब हुई? AGG के मुख्यालय की स्थापना 1832 ईस्वी में हुई थी। AGG की स्थापना 1832 में AGG के मुख्यालय की स्थापना मेरवाड़ा अजमेर में हुई थी। एजेंट टू गवर्नर जनरल के मुख्यालय की स्थापना मेरवाड़ा अजमेर में हुई थी। अब अंग्रेजों ने 1832 के बाद 1845 में इसको बदलकर और इसका मुख्यालय कर दिया माउंट आबू सिरोही। कहां पे कर दिया? माउंट आबू सिरोही। जिसका अनुसरण आज भी राजस्थान का राज्यपाल करता है। वो ग्रीष्म काल में कुछ समय माउंट आबू सिरोही में भी बिताने जाता है। वापिस एक बार ध्यान दो, राजस्थान में चीफ कमिश्नरी क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश कितने थे दोस्तों? 19 रियासतों के बीच में एक ही केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम था मेरवाड़ा अजमेर। मेरवाड़ा अजमेर की एक अलग से विधानसभा भी थी दोस्तों, उसको कहते हैं धार सभा। क्या कहते हैं? धार सभा। इस धार सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 30 थी। कितनी थी? 30। और इस धार सभा का एकमात्र मुख्यमंत्री भी था जिसे हरिभाऊ उपाध्याय कहते हैं। क्या कहते हैं? हरिभाऊ उपाध्याय। राजपुताना एजेंसी की स्थापना या AGG का मुख्यालय राजस्थान में कहां पर था? मेरवाड़ा अजमेर में था। AGG एजेंट टू गवर्नर जनरल के मुख्यालय की स्थापना कब हुई? 1832 में हुई थी। और अंग्रेजों को दोस्तों गर्मी लगती थी, इसलिए 1845 में उन्होंने इस मुख्यालय का ट्रांसफर कर दिया या बदलकर इसका मुख्यालय कर दिया माउंट आबू सिरोही में कर दिया। यहां तक दोस्तों। इसके बाद में एकीकरण विभाग ने कुछ शर्तें रखी दोस्तों।
एकीकरण विभाग की शर्त। एकीकरण विभाग ने क्या शर्त रखी? दोस्तों, एकीकरण विभाग ने एकीकरण करने से पूर्व ये कहा था कि जिस रियासत की जनसंख्या कितनी हो 10 लाख, जिस रियासत की जनसंख्या तो 10 लाख हो और उसकी वार्षिक आय 1 करोड़ हो, तो वो या तो स्वेच्छा से अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर सकती है, या स्वेच्छा से किसी दूसरे राज्य में शामिल हो सकती है, और या फिर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके वो हमारे साथ भी साइन अप हो सकती है। तो दोस्तों, एकीकरण विभाग की क्या शर्त थी? जिस रियासत की जनसंख्या कितनी हो 10 लाख, जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख और वार्षिक आय कितनी हो 1 करोड़ हो, वह रियासत स्वतंत्र रह सकती है, स्वेच्छा से अपना राज्य स्थापित कर सकती है, या फिर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके हमारे साथ भी शामिल हो सकती है। इस मापदंड को पूरा करने वाली या फिर इस शर्त को पूरा करने वाली राजस्थान की 19 रियासतों में सिर्फ 4 रियासतें थी। कितनी थी? 4। यानी कि एकीकरण विभाग की जो शर्त थी कि जिस रियासत के पास कितनी जनसंख्या हो 10 लाख और उसकी वार्षिक आय कितनी हो 1 करोड़, और तो उसके लिए उन्होंने क्या रखा था कि वो या तो स्वेच्छा से अपना राज्य स्थापित कर ले, या फिर स्वेच्छा से इस दूसरे राज्य में शामिल हो जाए, या फिर विलय पत्र पर साइन करके हमारे पास भी साइन अप हो सकती है। तो इस एकीकरण विभाग की शर्त को पूर्ण करने वाली राज्य में 4 रियासतें थी। 4 रियासतें थी। एकीकरण विभाग की शर्त को पूर्ण करने वाली राज्य में 4 रियासतें थी दोस्तों। एक रियासत को कहते हैं जयपुर, एक रियासत को कहते हैं जोधपुर, एक रियासत को कहते हैं उदयपुर, और एक रियासत को कहते हैं बीकानेर। नेक्स्ट, एकीकरण के समय महारावल चंद्रवीर सिंह जो हमारे डूंगरपुर के थे, उन्होंने कहा था कि मैं आज अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ऐसा किसने कहा था? महारावल चंद्रवीर सिंह। तो दोस्तों, एकीकरण के समय महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि एकीकरण के समय महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं आज अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। वापस ध्यान दीजिए, एकीकरण विभाग ने क्या शर्त रखी थी? एकीकरण विभाग ने शर्त रखी कि जिन रियासतों की जनसंख्या 10 लाख हो और उनकी वार्षिक आय कितनी हो 1 करोड़, तो वो रियासत स्वेच्छा से अपना राज्य भी स्थापित कर सकती है, स्वेच्छा से किसी दूसरे राज्य में भी शामिल हो सकती है, और स्वेच्छा से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके साइन अप हो सकती है। इस मापदंड को, इस शर्त को पूर्ण करने वाली राजस्थान की कितनी रियासतें थी दोस्तों? 4 रियासतें थी। कितनी थी? 4। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। एकीकरण के समय महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि क्या कहा कि मैं आज अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ऐसा किसने कहा था? बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था। नेक्स्ट, एकीकरण के समय अलवर रियासत का संबंध महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ था,
यानी कि एकीकरण के समय अलवर रियासत का संबंध महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ था। माना गया था कि अलवर महाराज तेज सिंह और उनका दीवान था जिसका नाम था एम.बी. खर्रे। उस समय महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। उस हत्या के प्रकरण में ये संदेशा जताया जा रहा था कि अलवर रियासत का शासक तेज सिंह और उसका दीवान बी.एन. खर्रे दोनों का किसी न किसी प्रकार से इस हत्या में कोई संबंध है या उनका हाथ है, तो इसलिए उन दोनों को दिल्ली में नजरबंद या गिरफ्तार कर दिया गया था दोस्तों। तो ये था आपका राजस्थान के एकीकरण का जो बेसिक था। इसके बाद राजस्थान एकीकरण का हम पढ़ेंगे चार्ट, यानी कि राजस्थान के एकीकरण को कुल मिलाकर कितने चरणों में कंप्लीट हुआ, 7 चरणों में, तो वो ही पढ़ेंगे। अब आती है दोस्तों बात एकीकरण की। एकीकरण में हमने पढ़ा है आपको कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। एकीकरण को करने में कुल समय जो लगा था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का लगा था। एकीकरण 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ था, 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले हमें राजस्थान के एकीकरण के 7 चरण याद होने चाहिए और 7 चरणों की 7 डेटें भी हमें याद होनी चाहिए। उसके बाद हम प्रत्येक चरण को पढ़ेंगे। एकीकरण में जो भी पोस्ट थी उनको भी पढ़ेंगे। तो देखिए एक ट्रिक्स है और उस ट्रिक्स को कहा जाता है मत्स्य पहले से बढ़त फिर संयुक्त होकर राजस्थान को आधुनिक राजस्थान बनाया। दोस्तों इस ट्रिक्स के माध्यम से हम राजस्थान के एकीकरण के 7 चरणों को कंप्लीट याद कर लेंगे। जैसे प्रथम चरण यानी प्रथम शब्द कौन सा है, मत्स्य। मत्स्य प्रथम चरण का नाम हो गया मत्स्य संघ। पहले दोस्तों गांव में कोई पहले सरपंच था लेकिन वर्तमान में सरपंच नहीं है, तो हम उसे कह सकते हैं पूर्व सरपंच। तो पहले लिखा हुआ है तो पहले को हम पूर्व भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पूर्व। अतः पूर्व राजस्थान संघ। तीसरा शब्द है दोस्तों से दोस्तों बनता है संयुक्त राजस्थान संघ। उसके बाद में चौथा शब्द है दोस्तों वृहद, और वृहद से बनता है वृहद राजस्थान संघ। दोस्तों प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण। पांचवा चरण दोस्तों लिख रहा है कि फिर संयुक्त, इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे। कहने का मतलब हो जाएगा संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। उसके बाद में राज्य तो हो जाएगा राजस्थान संघ। इसके बाद में आधुनिक राजस्थान यानी कि वर्तमान राजस्थान संघ। दोस्तों 4 के बाद में 5वां चरण, 6ठा चरण और 7वां चरण। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था, 7 चरणों में। इस ट्रिक्स के माध्यम से आपको 7 चरण याद हो जाते हैं। ज्यादा कठिन ट्रिक्स नहीं है। मत्स्य पहले से वृद्ध होकर संयुक्त होकर राजस्थान को आधुनिक राजस्थान बनाया। मत्स्य पहले से वृद्ध फिर संयुक्त होकर राजस्थान को आधुनिक राजस्थान बनाया। ऐसे 2-3 बार आप इसे रटोगे तो ये ट्रिक्स याद हो जाएगी। इससे हमें राजस्थान के 7 चरणों के नाम याद हो जाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों इन चरणों के नाम तो हमें ट्रिक से याद हो गए, लेकिन इन चरणों के नाम के साथ ही इनकी डेटें भी हमें याद करनी है। जैसे मत्स्य संघ, तो आपको पता है कि राजस्थान का एकीकरण कब प्रारंभ हुआ, प्रथम डेट आपको याद है 18 मार्च 1948। 18 मार्च 1948 में दोस्तों एक सप्ताह आगे बढ़ना है या 7 दिन आगे आपको बढ़ना है। तो नेक्स्ट डेट आगे पूर्व राजस्थान संघ की 25 मार्च 1948।
1948। 25 मार्च 1948 में आपको एक महीने आगे बढ़ना है दोस्तों। यहाँ पर हो गया आपकी 18 अप्रैल 1948। इन 3 चरणों में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। मत्स्य संघ 18 मार्च 1948, पूर्व राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 और संयुक्त वृहद राजस्थान संघ 18 अप्रैल 1948। राजस्थान के एकीकरण के 7 चरणों में 3 चरणों का निर्माण सन 1948 में हुआ था। प्रथम 18 मार्च, 25 मार्च और 18 अप्रैल। चौथे चरण की स्थापना दोस्तों राजस्थान दिवस जब इसी चरण से बनाना प्रारंभ हुआ था 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949। इसके बाद में दोस्तों 30 के बाद में है आपका 15 मई 5वां चरण। 15 मई 1949। इसके बाद में आपका 26 जनवरी 1950 और राजस्थान राज्य कब बना था 1 नवंबर 1956। दोस्तों इस ट्रिक्स के माध्यम से हमको राजस्थान के 7 चरण मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान संघ, वृहद राजस्थान संघ, संयुक्त वृहद राजस्थान संघ, राजस्थान संघ और वर्तमान राजस्थान, 7 चरण हमको कंप्लीट याद हो जाते हैं इस ट्रिक से। 7 ही डेट हमें याद हो जाती है। 3 चरणों का तो निर्माण हुआ 1948 में, 2 चरणों का निर्माण हुआ 1949 में और उसके बाद में देश आजाद हुआ 26 जनवरी 1950 को और उसके बाद राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। तो ये राजस्थान का ओनली आपका बेसिक था। इसके बाद राजस्थान का चार्ट पढ़ेंगे, एक-एक चरण को कंप्लीट पढ़ेंगे और आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अतः इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और उन लोगों को भी राजस्थान जी के रीजनिंग या फिर जो हिंदी है सभी हमारे संगठित टीम है उसके द्वारा अच्छे वीडियो मेहनत करके बनाए जा रहे हैं, तो आप इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।